हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 70वीं 69वीं और 70वीं बीपीएससी में जितने भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। खान आईएएस की जो बुक है, उसने बुक रिलीज़ किया है खान सर ने, उसकी किताबों से हम देखेंगे। मुझे थोड़ा ठीक लगा, इस वजह से हम इसे डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए कंटेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रभाव। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और ये रहा हमारा 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा 70वीं बीपीएससी। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों को की उपयुक्त जांच करें, यानी जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें। किसकी बात कर रहा है? तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की जांच करने की बात कर रहा है। सोलर एनर्जी 70वीं बीपीएससी 2025। स्टार्ट करते हैं आंसर। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी ऊर्जा की मांग भी तीव्र गति से बढ़ रही है। परंपरागत रूप से यह मांग जीवाश्म ईंधन, फॉर एग्जाम्पल कोयला और तेल से पूरी होती है। किसकी बात कर रही है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन की पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ। तो कहाँ से हम पूरा करते हैं? परंपरागत रूप जो है ऊर्जा के, जीवाश्म ईंधन से, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, तेल इत्यादि से, जिसके गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम हैं। इस परिदृश्य में सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ देश के सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा के पारिस्थितिक लाभ, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ इसका पर्यावरण अनुकूल होना है। यह भारत को अपनी पारिस्थितिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करती है। पहला, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। सौर ऊर्जा उत्पादन में शून्य ग्रीन हाउस गैस GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन होता है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC में 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभा रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। अभी वायु प्रदूषण में कमी। भारत के कई शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जिसका सबसे एक बड़ा कारण कोयला आधारित ताप विद्युत गृह यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए दिल्ली NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आवासीय सोसाइटियों और सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा देना वायु गुणवत्ता सुधारने का एक प्रभावी उपाय है। तीसरा है जल संरक्षण। ताप विद्युत गृहों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि भारत के कई क्षेत्र जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत सौर पैनलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से सफाई के लिए होता है। उदाहरण, राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क राज्यों में सौर ऊर्जा का विकास जल संसाधनों पर बिना दबाव डाले ऊर्जा उत्पादन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है। चौथा है भूमि का कुशल उपयोग।
सौर ऊर्जा बंजर, अनुपयोगी और गैर कृषि योग्य भूमि पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे उपजाऊ भूमि पर कोई दबाव नहीं पड़ता। उदाहरण, राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है, एक विशाल बंजर भूमि पर बनाया गया है। इसी प्रकार नहरों के ऊपर सोलर पैनल यानी कैनाल टॉप प्रोजेक्ट लगाकर भूमि और जलवाष्पीकरण दोनों को बचाया जा सकता है। अब हमें यह देखना है कि सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ क्या हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक लाभ क्या क्या हैं। तो पारिस्थितिक लाभ में हमने देखा जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में यह सहायक होगा, वायु प्रदूषण में कमी करने में यह सहायक होगा, और जल संरक्षण में यह सहायक होगा, और भूमि का कुशल उपयोग कर हम यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत भी प्रदान करेगा। अगर हम सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक लाभों के साथ साथ सौर ऊर्जा भारत के लिए जबरदस्त आर्थिक अवसर भी प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्षमताओं को देखते हुए कई देश अब भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निवेश करने को तैयार हैं। Just wait for a second. I think I just forgot this page. तो हम सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभों की बात कर रहे थे और इससे पहले हमने सौर ऊर्जा के पारिस्थितिक लाभों को देखा एंड अनफॉर्चुनेटली मैं एक पेज मिस कर गई थी, तो मैं इसको यहाँ कवर करती हूँ। अब हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा के आर्थिक लाभ। तो पहला, ऊर्जा सुरक्षा और आयात बिल में कमी। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़ी पैमाने पर कोयले और तेल की आयात पर निर्भर है, जिससे देश का आयात बिल बढ़ता है। सौर ऊर्जा एक घरेलू संसाधन है जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और विदेशी मुद्रा की बचत करता है। दूसरा है गिरती लागत और सस्ती बिजली। तकनीकी प्रगति और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण और सौर ऊर्जा की लागत में भारी गिरावट आई है। तकनीकी प्रगति और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण सौर ऊर्जा की लागत में भारी गिरावट आई है। कई बार सौर ऊर्जा की दरें कोयले से बनने वाली बिजली से भी सस्ती हो गई हैं। उदाहरण, हाल की नीलामियों में सौर ऊर्जा की दरें 2 रुपये प्रति यूनिट से भी कम दर्ज की गई हैं, जो इसे उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। तीसरा है रोजगार सृजन। सौर ऊर्जा क्षेत्र एक श्रम गहन उद्योग है जो विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में लाखों कुशल और अकुशल रोजगार पैदा करता है। उदाहरण स्वरूप सरकार की सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम जैसी पहल युवाओं को सौर ऊर्जा तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित कर रही है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। चौथा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। सौर ऊर्जा दूर दराज के उन गांवों तक बिजली पहुंचाने में सक्षम है जहां ग्रिड का विस्तार मुश्किल और महंगा है। उदाहरण स्वरूप पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल उनकी सिंचाई की ज़रूरतें पूरी होती हैं बल्कि वे ऊर्जा उत्पादक भी बनते हैं। 5. निवेश का आकर्षण। भारत का बढ़ता सौर ऊर्जा बाजार घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत में होना इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। अतः स्पष्ट रूप से भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन केवल एक ऊर्जा विकल्प नहीं बल्कि यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्यों को एक साथ साधती है। भादला सोलर पार्क, ध्यान रहे भादला नोटेड, पार्क से लेकर पीएम कुसुम योजना तक विभिन्न उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि सौर ऊर्जा भारत को ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास प्रदान करने की अपार क्षमता रखती है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश को एक हरित ऊर्जा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब हम इसे देखते हैं एक की पॉइंट के रूप में व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण तथ्य।
पारिस्थितिक लाभों की अगर बात की जाए तो इसमें शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही कोयले की तुलना में कम वायु और जल प्रदूषण करता है। आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभों में देखें तो ऊर्जा सुरक्षा। सौर ऊर्जा एक घरेलू संसाधन है जो तेल और कोयले की आयात पर भारत की निर्भरता को कम करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। आर्थिक लाभों में एक अन्य सस्ती बिजली। तकनीकी प्रगति के कारण सौर ऊर्जा की लागत में भारी गिरावट आई है और यह अब कोयले से बिजली बनाने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव इत्यादि के लिए ये क्या करती है, भारी मात्रा में मैन पावर की ज़रूरत होती है, यानी मानवीय संसाधनों की ज़रूरत होती है, जो रोजगार सृजन का कारक बनता है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या होती है, लाभ मिलता है। पीएम कुसुम योजना जैसी पीएम कुसुम जैसी योजनाएं या भादला परियोजनाएं, ये सारे जो हैं अतिरिक्त आय का अवसर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय जो है उच्च होता है और लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है यानी जीवन स्तर होता है उसमें बदलाव आने की संभावनाएं देखी जाती हैं। दूसरा है निवेश और वैश्विक नेतृत्व। अगर इसकी बात की जाए तो भारत जैसे देशों के लिए या जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोलर एनर्जी की स्थापना कर भारी मात्रा में विदेशी और घरेलू निवेशकों को क्या करते हैं, इसके लिए आकर्षित कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल भारत में सौर गठबंधन यानी आईएसए का मुख्यालय है, जो इसकी वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है और भारत के बिल्कुल आसान तरीके से संभव कर सकता है। तो इस प्रकार हमने कीवर्ड्स के रूप में हमने देखा। और तो गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है 70वीं बीपीएससी का, जिसमें बात कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। तो इसको हम पढ़ते हैं। ड्रोन तकनीक या मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, जिसका फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका हिंदी में अर्थ है वही मानव रहित हवाई वाहन। यह ऐसा विमान होता है जिसमें कोई मानव पायलट सवार नहीं होता और इन्हें रिमोट कंट्रोल या स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक अभिन्न अंग बन गई है। कौन? तो ड्रोन तकनीक या यूएवी जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक अभिन्न अंग बन गई है। यह सुरक्षा बलों को या सुरक्षा बलों को जोखिम पर अधिक दक्षता के साथ विभिन्न अभियानों को अंजाम देने में सक्षम बनाती है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। निगरानी और जासूसी यानी कि सर्वेलांस एंड रिकग्निशंस में कह सकते हैं इसका, या रिकग्नाइजेशन में। तो ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सीमाओं की निगरानी करना। वे उन दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में भी निरंतर निगरानी रख सकते हैं जहां सैनिकों की भौतिक उपस्थिति मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा एलओसी पर निगरानी के लिए इजरायली हेरॉन ड्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना है, इजरायली हेरॉन ड्रोन इसराइल की है और ये ड्रोन घंटों तक ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर नजर रखते हैं। दूसरा है सीमा प्रबंधन और घुसपैठ की रोकथाम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन होना, रन करते रहना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन क्या था हर एक पॉइंट पे। तो हम पढ़ रहे हैं आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या बाह्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसमें ड्रोन तकनीक का कैसा उपयोग हो रहा है और ये किस प्रकार सहायक है, ठीक है, बड़े पैमाने पर किस प्रकार मदद कर रहा है, ठीक है। तो वो घूमते रहना चाहिए आपके दिमाग में। तो दूसरा, तो पहला हमने क्या देखा कि दुर्गम स्थानों की निगरानी में या जासूसी में तो हमने इजरायली हेरॉन ड्रोन एलओसी और एलएसी पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है सीमा प्रबंधन और घुसपैठ की रोकथाम। ड्रोन सीमाओं पर तस्करी यानी सीमा
सीमाओं पर जो तस्करी है जैसे हथियार, ड्रग्स और घुसपैठ को रोकने में बेहद प्रभावी है। थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस ड्रोन रात में भी घुसपैठियों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण, पाकिस्तान से लगी पंजाब सीमा पर ड्रोन का उपयोग ड्रग्स और हथियार गिराने के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें विफल करने के लिए किया जा रहा है। और कई बार पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार ये पकड़े जा रहे हैं। तीसरा, आतंकवाद रोधी अभियानों में ड्रोन का यूज़ किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में होता है। तो घने जंगलों या शहरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने में ड्रोन वास्तविक समय यानी रियल टाइम में वीडियो फुटेज प्रदान करते हैं। इसमें सुरक्षा बलों को बिना किसी मानवीय क्षति के सटीक अभियान की योजना बनाने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों की आवाजाही को ट्रैक करने और मुठभेड़ों के दौरान सामरिक लाभ हासिल करने के लिए छोटे पोर्टेबल ड्रोन का उपयोग करते हैं। चौथा है, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य में किस प्रकार ड्रोन मदद करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। ड्रोन बाढ़, भूकंप या भूस्खलन का पता के बाद प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने, फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन तक दवा एवं भोजन सामग्रियां जैसी आवश्यक आपूर्तियां पहुंचाने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, ध्यान रहे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियमित रूप से अपनी राहत और बचाव अभियानों में ड्रोन का उपयोग करता है। हमारा पांचवा है, लक्षित हमले यानी टारगेटेड स्ट्राइक्स। इसमें लक्षित हमलों में ड्रोन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार मदद करता है। तो हालांकि भारत ने इसका सीमित उपयोग किया है, लेकिन सटीक हमलों के लिए ड्रोन कॉम्बैट ड्रोन का उपयोग करने की क्षमता भी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। अभी हाल फिलहाल में हमने किस में यूज़ किया है, ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका यूज़ किया सटीक हमलों के लिए, और हमने POK और पाकिस्तान के लाहौर में लगभग 9 आतंकी ठिकानों, जिसमें अजमल, कशाब अजमल और इत्यादि लश्कर तैयबा के ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है। और इसमें जो कह सकते हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट भी थे, पेशावर और इत्यादि प्रमुख थे। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो ड्रोन तकनीक भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रही है, जो उनकी आंखों और कानों का विस्तार करती है। यह निगरानी की गुणवत्ता में सुधार करती है, अभियानों में सटीकता लाती है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे बहादुर सैनिकों के जीवन को के जोखिम को भी कम करती है। तो इस प्रकार हमने 70वीं का दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले हम देखते हैं बॉक्स में व्याख्या के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें बात कर रहा है ड्रोन निगरानी और जासूसी में ड्रोन सीमाओं पर LAC और LOC पर दुश्मन की गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती और घुसपैठ पर निरंतर नजर रखने में बेहद प्रभावी है। आतंकवाद विरोधी अभियानों जैसे दुर्गम इलाकों में छुपे आतंकवादी ठिकानों का पता लगाकर सटीक और सुरक्षित अभियान चलाने में मदद करती है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो बाढ़, सूखा यानी कि आपदा, प्राकृतिक भूस्खलन इत्यादि का आकलन करने, फंसे हुए लोगों को ढूंढने और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने में सहायक है। निष्कर्ष की बात करें तो ड्रोन तकनीक जो है निगरानी क्षमता बढ़ाकर सैनिकों के जीवन की रक्षा कर भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे याद रखने योग्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th PPSC का ही, क्या है, चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो इसको मैं बाद में करूंगी, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को करती हूँ। ओके, पहले मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन करती हूँ 100 वर्ड्स वाले, फिर हम लॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में और फूड कंजर्वेशन में किस प्रकार मदद कर रही है। ठीक है,
पर्पस यही होगा हमारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भारतीय कृषि को परंपरागत निर्वाह खेती से निकालकर एक आधुनिक और व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया है, जिससे कृषि उत्पादकता खाद्य संरक्षण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार योगदान दिया है, इसको देखते हैं। उन्नत बीज जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ने उच्च उपज वाली किस्मों यानी हाई यील्ड वैरायटी की जो फसलें हैं, रोग प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु बीजों, कैसे तो उच्च उपज वाली किस्म और रोग प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु बीजों का विकास किया है। बीटी कपास जिसको बीटी कॉटन और बीटी बैंगन एक अन्य है, जैसी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कीटों के हमले को कम कर उत्पादन बढ़ाती हैं। दूसरा है मशीनीकरण। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ड्रोन के उपयोग ने खेती की प्रक्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, छिड़काव, कटाई इत्यादि को तेज और अधिक कुशल बना दिया है। इससे श्रम लागत कम होती है और समय की बचत होती है। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग, जिसको कहते हैं सटीक खेती। जीपीएस, सेंसर, सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य की गुणवत्ता जो है मापी जाती है। नमी के स्तर, फसल की ज़रूरतों का सटीक आकलन किया जाता है। किसके द्वारा? सटीक खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग के द्वारा। इससे उर्वरकों और पानी की का अनुकूलतम उपयोग होता है, जिससे लागत घटती है और उपज बढ़ती है। नेक्स्ट है सिंचाई तकनीक। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रति बूंद अधिक फसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था और जिससे पानी की बर्बादी रुकती है और कम पानी में भी अधिक उत्पादन संभव होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं खाद्य संरक्षण में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान। तो यहाँ पे पहला है कोल्ड स्टोरेज यानी शीत भंडारण में। शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन ने के विकास ने फल, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ा दी है, जिससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य मिलने तक संग्रहित करने का अवसर मिलता है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण जैसे पास्चराइजेशन, निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, कैनिंग और वैक्यूम पैकेजिंग जैसी तकनीकों से खाद्य पदार्थों को लंबी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उन्नत पैकेजिंग। संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग यानी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जिसको वैक्यूम भी कह सकते हैं, जैसी तकनीकी पैकेज के अंदर के वातावरण को नियंत्रित कर सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकती है, जिससे खाद्य पदार्थ ताज़े बने रहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका कृषि और खाद्य संरक्षण में। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी बीज से लेकर बाजार तक हर चरण में कृषि क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, जिससे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। व्याख्या की महत्वपूर्ण तथ्य। कृषि उत्पादकता में योगदान। उन्नत बीज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ने उच्च उपज हाई यील्ड वैरायटी किस्म की बीजें, रोग प्रतिरोधी जलवायु सहिष्णु बीजों का विकास किया है जैसे बीटी कपास, बीटी बैंगन भी एक ऑप्शन है। सटीक खेती यानी कि प्रिसीजन फार्मिंग जैसे जीपीएस, सेंसर और ड्रोन जैसी तकनीकों का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? तो उर्वरकों और पानी की अनुकूलतम उपयोग, जिससे लागत घटती है और उपज बढ़ती है। ठीक है। मिट्टी गुणवत्ता, जैसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड भी इसके साथ है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बताता है। अब खाद्य संरक्षण में अगर योगदानों की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज और शीत श्रृंखला जैसे कि फलों, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक ताज़ा रखना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे पास्चराइजेशन, डिहाइड्रेशन और संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग यानी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जैसी तकनीकों से खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं 70वीं बीपीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ेंगे, ये भी 100 वर्ड्स के हैं।
साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। तो बेसिकली हमें क्या समझना है, पहला हमें लिखना है साइबर क्राइम क्या है, इसकी परिभाषा, और साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। और साइबर और तीसरा जो हमें बताना है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है साइबर क्राइम को कम करने में मदद कर रही है, यानी साइबर क्राइम को टैकल करने में टेक्नोलॉजी किस प्रकार हेल्प कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम ऐसा कोई भी अवैध कार्य है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी नेटवर्क डिवाइस का उपयोग या तो अपराध करने के लिए या एक उपकरण के रूप में किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है। यह एक सीमा रहित अपराध है जिसे दुनिया के किसी भी कोने से अंजाम दिया जा सकता है। बेसिकली कहा जाता है कि साइबर क्राइम में एक कंप्यूटर का उपयोग अन्य कंप्यूटरों को शिकार बनाने के लिए किया जाता है, उसमें हैकिंग, प्रोसेसिंग इत्यादि चीज़ों का किया जाता है। और विडंबना तो यह है कि उसका समाधान भी कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। तो एक कंप्यूटर द्वारा ही अन्य कंप्यूटर उपकरणों को उसका शिकार बनाया जाता है। साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों की अगर बात करें तो क्या है साइबर क्राइम? ये एक अवैध कार्य है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट या किसी नेटवर्क डिवाइस का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे निशाना बनाया जाता है और यह एक सीमा पार अपराध है, कहीं से भी किया जा सकता है। साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो इसमें फिशिंग, रैंसमवेयर, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, हैकिंग, सलामी हमले भी इम्पॉर्टेंट हैं। साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार में हम बात कर रहे हैं फिशिंग की। धोखाधड़ी वाली ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक खाता विवरण इत्यादि चुरा लिया जाता है। इसमें कहा जाता है, फिशिंग में कहा जाता है कि एक साथ कई ईमेल्स भेजे जाते हैं, भारी मात्रा में ईमेल्स भेजे जाते हैं, किंतु बहकावे में एक दो व्यक्ति ही आते हैं। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो तालाब से मछली पकड़ने के समान है, तो इसलिए इसे कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है। यानी एक साथ भारी मात्रा में ईमेल भेजा जाता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, और एक दो लोग ही बहकावे में आ पाते हैं, तो इसलिए ये फिशिंग नाम दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराना वेबसाइटों के माध्यम से, जैसे कि पासवर्ड हैक करना, बैंक खाते का विवरण पता करना इत्यादि। दूसरा है रैंसमवेयर, एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को लॉक कर देता है या डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। तो यह क्या करता है, एक मैलवेयर है जो जिसका कंप्यूटर है, यानी जो यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसको लॉक कर देता है और डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, और जब उन्हें डेटा चाहिए तो उसको प्रोसेस करने के लिए ये फिरौती मांगता है, जिस फिरौती को क्या कहते हैं, रैंसम कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रैंसमवेयर पड़ गया। दूसरा है, आगे बढ़े तो पहचान की चोरी। इसमें है कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसका उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य अपराधों के लिए करना। तीसरा है साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करना, धमकाना या उसका पीछा करना साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। हैकिंग, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना क्या किस श्रेणी में आता है, हैकिंग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कुछ और हैं जिसका यहाँ पे विवरण नहीं दिया गया है, जैसे कि डाटा डिडलिंग। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पहले डेटा में परिवर्तन कर दिया जाता है और प्रोसेस होने के बाद फिर उसे वास्तविक रूप में बदल दिया जाता है। भारत में विद्युत बोर्ड इस तरह की डेटा डिडलिंग का शिकार हुआ था जब निजी कंपनियां अपनी प्रणालियों को कंप्यूटरीकृत कर रही थी। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग हमने पढ़ लिया था। इसका यूज जो है इंटरनेट पर धमकाने,
परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये चैट के दौरान फुसलाकर फ़ोन नंबर, नाम, पता जैसी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं और फिर ये अपने जाल में फंसाना, अश्लील बातें करना और कई बार नौबत साइबर सेक्स तक पहुंच जाती है। अधिकतर स्टॉकिंग इन बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। साइबर स्टॉकिंग में लगे व्यक्ति साइबर स्टॉकर कहलाते हैं। नेक्स्ट एक और है इसका साइबर पोर्नोग्राफी। इसमें इसके तहत अश्लील वेबसाइट या इंटरनेट की पोर्नोग्राफी की आती है और इसके अंतर्गत अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना या डाउनलोड करना दोनों ही साइबर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। साइबर एक आता है साइबर ट्रैफिकिंग या गैर कानूनी उत्पादों की बिक्री, ट्रैफिकिंग, अर्थात इसके तहत मादक पदार्थ, हथियारों और वन्य जीवों की खरीद बिक्री ऑक्शन साइट, बुलेटिन बोर्ड या 167 के जरिए सरलता से ईमेल द्वारा की जाती है। भारत में भी ऐसे कई वेबसाइट मौजूद हैं जिनके जरिए मादक पदार्थ खरीदे और बेचे जाते हैं। एक अन्य है पायरेसी अर्थात बौद्धिक संपदा अपराध। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट का उल्लंघन, ट्रेडमार्क और सोर्स कोड का उल्लंघन आदि आता है। ईमेल स्पूफिंग, इसे वास्तव में चकमा देना भी कह सकते हैं, क्योंकि ईमेल भेजने का पता किसी का होता है लेकिन ईमेल भेजता है कोई दूसरा। ईमेल स्पूफिंग, ध्यान रहे, ईमेल स्पूफिंग, इसमें क्या होता है, ये एक चकमा देने जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि ईमेल भेजने का पता किसी का होता है लेकिन ईमेल भेजता है कोई दूसरा। पता किसी और जगह से आया है, मतलब सपोज दैट एक्स वाई जेड जगह से आपको ईमेल आया है, लेकिन वो एक्स वाई जेड जगह से नहीं आया, बल्कि वो जो ईमेल एबीसी ने भेजा है, तो गलत पता से ईमेल भेजा जाता है। लोग अक्सर किसी को परेशान करने या बदला लेने की नीयत से ऐसा करते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुआ, ऐसी हज़ारों वेबसाइटें मौजूद हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑफ़र करती हैं और ये दरअसल वेबसाइट धन कमाने का एक ज़रिया होता है। एक अन्य है ईमेल बॉम्बिंग या स्पैम। बहुत सारे स्पैम कॉल भी आते हैं। तो ये भारी संख्या में ईमेल भेजकर किसी के ईमेल अकाउंट या सर्वर को ही नष्ट कर देते हैं, या फिर ईमेल बॉम्बिंग या स्पैम जैसी यही चीज़ें ईमेल बॉम्बिंग या स्पैम कहलाती हैं। और जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट वो है सलामी हमला। यह एक तरह का आर्थिक अपराध है। इसमें किसी भी बैंक के कंप्यूटरीकृत सिस्टम जो है उसमें अपराधी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डाल देता है कि लोगों को खाते में खातों में से बहुत ही मामूली सी रकम निकाल कर उसके अकाउंट में जमा होती रहती है और खाता धारक को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लॉजिक बम नामक इसका नाम लॉजिक बम है। तो क्योंकि लॉजिकली ऐड किया जाता है तो इसका नाम लॉजिक बम पड़ा है। तो ये जो लॉजिक बम नामक प्रोग्राम है, इसकी खासियत यह है कि रकम जो है रकम ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है किसी पर्टिकुलर डेट और किसी पर्टिकुलर किस्म के अक्षर में होता है, वर्णाक्षर क्रम वाले नाम से खाते में पर लागू होता है ताकि किसी को पता ना चल सके। तो किसी का एक खास दिन और ख़ास किस्म के वर्णाक्षर क्रम वाले नाम से खाते पर लागू होती है ताकि किसी को पता ना चल सके। अन्य साइबर अपराध हैं जैसे क्रेडिट कार्ड सूचनाओं की चोरी, जलसाजी, सेवाएं बाधित करना इत्यादि। साइबर सुरक्षा हेतु कुछ प्रयास भी किए गए हैं। जैसे बात करें साइबर सुरक्षा की, अपराध को कम करने में कैसे मदद करता है, तो अगर मैं देखूं तो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, जिसको बोलते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 तैयार की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, व्यापार तथा सरकार के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करना है। सर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जो साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने का कार्य करता है। यह भारतीय इंटरनेट की सुरक्षा संबंधी प्रतिरक्षा को सशक्त करना बनाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय साइबर सहयोग केंद्र, जिसे कहते हैं NCCC, नेशनल साइबर कॉपरेशन सेंटर, या ऐसे कह सकते हैं नेशनल सेंटर ऑफ साइबर कॉपरेशन। भारतीय सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हैकिंग, जासूसी, ऑनलाइन आतंकवाद गतिविधियों की पहचान और रोकथाम करता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO साइबर स्पेस में सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और उनसे निपटने हेतु रणनीति तैयार करता है। अगर हम यहाँ देखें
तो हमने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जो यहाँ भी वर्णित है। तो प्रौद्योगिकी द्वारा अपराध कम करने में मदद कैसे मिलती है? तो जहाँ एक ओर साइबर अपराधों का कारण है प्रौद्योगिकी, वहीं दूसरी ओर यह इनसे निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियाँ नेटवर्क ट्रैफिकिंग का विश्लेषण करके असामान्य गतिविधियों या संभावित खतरों का तुरंत पता लगा सकती है। ये सिस्टम धोखाधड़ी वाले लेन देन को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर सकती है। कौन? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये क्या करती है? विश्लेषण करती है और असामान्य गतिविधि जो होती है उसके आधार पर क्या करती है? सिस्टम को लॉक करती है, स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देती है। दूसरा है एन्क्रिप्शन। यह डेटा को एक सुरक्षित कोड में बदल देता है, जैसे यह व्यक्ति यदि कोई हैकर डेटा चुरा भी ले तो वह उसे आसानी से पढ़ नहीं सकता। यह ऑनलाइन लेन देन और संचार को सुरक्षित बनाता है। एन्क्रिप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की बात करें तो फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और रेटिना स्कैन जैसी तकनीकें पारंपरिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, और फेस ऑथेंटिकेशन और रेटिना स्कैन जो आधार में यूज़ होता है, ये क्या कर सकते हैं? पारंपरिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है और पहचान की चोरी को रोकती है। नेक्स्ट है फायरवॉल और एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर और अनधिकृत पहुंच से बचाने में पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकता है और इन अपराधों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। व्याख्या के प्रमुख तथ्य, साइबर क्राइम और तकनीकी समाधान, परिभाषा और प्रकार हम बताएंगे, और इसके अलावा तो प्रकार में हम क्या बताएंगे, आप थोड़ा सा बताएं हमें। अगर आपने ऊपर पढ़ा है तो हमने पढ़ा मैलवेयर, हमने और क्या पढ़ा? साइबर हैकिंग और सलामी हमला, साइबर ईमेल स्पूफिंग एंड इसमें, और हमने पढ़ा पायरेसी, बौद्धिक संपदा अपराध, ईमेल बॉम्बिंग या स्पैम, और फिर हमने पढ़ा साइबर स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर ट्रैफिकिंग, उत्पादों की बिक्री, फिशिंग, डाटा डिडलिंग, हैकिंग, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देखा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं प्रकार। तो फिशिंग, धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, फिरौती मांगना, पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, और हैकिंग। प्रौद्योगिकी के द्वारा समाधान की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियाँ, एआई एमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और दूसरा हमने पढ़ा एनक्रिप्शन, यानी एनक्रिप्ट कर जाती है कि अगर हैकर चुरा भी ले तो वो पढ़ नहीं पाते उसको, डेटा चुरा भी ले तो वो उसे पढ़ नहीं सकता। तो तीसरा है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जिसमें फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान जैसी तकनीकी पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रमाणीकरण मानी जाती हैं। तो इस प्रकार हमने इसे देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है, हमें कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिए। ये भी 17th पीपीएससी का है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कैंसर जैसे बीमारी यानी स्वास्थ्य से लेकर ट्रेन टिकट बुक करने तक, यानी कि हवाई टिकट यानी कि यातायात, जीवन के हर क्षेत्र में या प्रत्येक क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है उसके बारे में बताना है। तो ये कथन पूरी तरह से सत्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन के हर पहलू में समाहित हो चुका है। इसका प्रभाव जीवन रक्षक जटिल प्रक्रियाओं से लेकर दैनिक जीवन की साधारण गतिविधियों तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा यानी कि कैंसर का इलाज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। निदान, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और जीनोमिक सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों से कैंसर का शुरुआती और सटीक चरण पता लगाना संभव हुआ है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटिक थेरेपी, ध्यान रहे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटिक थेरेपी जैसे उन्नत उपचारों ने कैंसर के इलाज को अधिक प्रभावी बनाया है। रोबोटिक सर्जरी न्यूनतम चीरफाड़ के साथ जटिल ऑपरेशन करने में सक्षम है, जिससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं। दूसरा है दैनिक जीवन की सुविधाएं, यानी कि टिकट बुकिंग। दूसरी ओर साधारण कार्यों को भी प्रौद्योगिकी ने बेहतर और सरल बना दिया है। इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स, आज हम घर बैठे आईआरसीटीसी, विभिन्न एयरलाइन ऐप्स यानी कि मेक माई ट्रिप, इसके अलावा गोपीपो ऐप,
के माध्यम से मिनटों में ट्रेन या हवाई टिकट बुक कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान, यूपीआई, वन सेकेंड, अब बात आती है डिजिटल भुगतान। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ने भुगतान प्रक्रिया को सुरक्षित और त्वरित बना दिया है। वास्तविक समय की जानकारी, हम सीटों की उपलब्धता, ट्रेन या फ्लाइट की स्थिति और समय सारणी की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान हो गया है। इसके अलावा शिक्षा जैसे ऑनलाइन क्लास, संचार यानी स्मार्टफोन, वीडियो कॉलिंग, मनोरंजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग, बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और अनगिनत क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अपरिहार्य हो गई है। अब हम निष्कर्ष, एक तरफ जहाँ प्रौद्योगिकी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़कर जीवन बचा रही है, वहीं दूसरी तरफ यह टिकट बुकिंग जैसे छोटे छोटे कार्यों को सरल बनाकर हमारा समय और श्रम बचा रही है। यह दर्शाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज की नींव है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। व्याख्या के प्रमुख तथ्य, स्वास्थ्य सेवा यानी कैंसर का इलाज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे निदान तकनीकों, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड एक और थेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एक अन्य क्या था, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। दैनिक जीवन टिकट यानी इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल ऐप्स जैसे IRCTC, मैक माई ट्रिप आसान बना दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट ने दुनिया भर में लोगों के बीच तत्काल संचार यानी वीडियो कॉल, मैसेजिंग को संभव बनाए हैं। कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों, उर्वरकों और आधुनिक मशीनरी ने खाद्य उत्पादन में क्रांति ला दी है, जिससे बढ़ती आबादी का पेट भरना संभव हुआ है। उसके पश्चात निष्कर्ष, यह कथन पूरी तरह सत्य है कि आधुनिक मानव जीवन का कोई भी पहलू, चाहे वह डिजिटल हो या साधारण विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे हम क्या कह सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की अद्वितीय पैटर्न की पहचान की जाती है। चूंकि किन्हीं भी दो व्यक्तियों यानी समरूप जुड़वा को छोड़कर डीएनए एक जैसा नहीं होता, यह तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और विश्वसनीय उपकरण बन गई है। फॉरेंसिक विज्ञान में इसकी भूमिका निम्नलिखित है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें पुनः, तो हमें क्या पढ़ना है। क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो है वो फॉरेंसिक विज्ञान में कैसे मदद कर रही है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। यह कैसा तकनीक है, एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए यानी जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अद्वितीय पैटर्न की पहचान की जाती है। चूँकि किन्हीं भी दो व्यक्तियों जो जुड़वा अगर छोड़ दिया जाए तो उनका डीएनए एक जैसा नहीं होता। यह तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के लिए अत्यंत शक्तिशाली और विश्वसनीय उपकरण बन गए हैं। फॉरेंसिक विज्ञान की भूमि में इनकी भूमिका निम्नलिखित है। पहला, अपराधियों की पहचान करना। अपराध स्थल से मिले जैविक नमूनों जैसे कि रक्त, बाल, लार, वीर्य, त्वचा की कोशिकाओं से डीएनए निकाला जाता है। इस डीएनए प्रोफाइलिंग का मिलान संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइलिंग से किया जाता है। यदि प्रोफाइल मेल खाता है तो संदिग्ध को अपराध स्थल से जोड़ने का अकाट्य प्रमाण होता है। दूसरा है निर्दोषों को दोष मुक्त करना। यदि किसी संदिग्ध का डीएनए प्रोफाइल अपराध स्थल से मिले डीएनए से मेल नहीं खाता है तो उसकी बेगुनाही का एक मजबूत सबूत होता है। इस तकनीक ने कई निर्दोष लोगों को गलत सजा पाने से बचाया है। नेक्स्ट है, अज्ञात शवों की पहचान करना। बड़े हादसों, प्राकृतिक आपदाओं या हमलों में जब शवों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है तब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। मृतक के डीएनए का मिलान उनके परिवार के सदस्यों यानी माता पिता या डीएनए से करके उनकी पहचान या बच्चों से करके डीएनए की पहचान
स्थापित की जाती है, उनकी पहचान। नेक्स्ट है पितृत्व और मातृत्व संबंधी विवादों को सुलझाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग पारिवारिक विवादों, विशेषकर पितृत्व के मामलों को सुलझाने के लिए किया जाता है। बच्चे के डीएनए की तुलना संभावित पिता के डीएनए से करके रिश्ते की पुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट है आपराधिक डेटाबेस बनाना। कई देश सजायाफ्ता अपराधियों को का एक राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस बनाए रखते हैं। जब भी किसी अपराध स्थल पर कोई अज्ञात डीएनए मिलता है तो उसे इस डेटाबेस से मिलाया जाता है ताकि बार बार अपराध करने वालों की पहचान की जा सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो कैसे तकनीक फॉरेंसिक में यानी फॉरेंसिक में विज्ञान में मदद करती है। तो संक्षेप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने फॉरेंसिक जांच को अनुमान पर आधारित विज्ञान से निकाल कर इसने क्या किया है, अनुमान फॉरेंसिक जांच को अनुमान पर आधारित विज्ञान से निकालकर सबूत आधारित विज्ञान में बदल दिया है, जिससे न्याय प्रणाली को सटीक और निष्पक्ष निर्णय लेने में भारी मदद मिलती है। अब व्याख्या के महत्वपूर्ण तथ्य। फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भूमिका, तो परिभाषा हम देखेंगे। सबसे उसके बाद देखेंगे कि किसी व्यक्ति के डीएनए के अद्वितीय पैटर्न की पहचान करने की तकनीक है ये। फॉरेंसिक विज्ञान में क्या अनुप्रयोग है, तो अपराधियों की पहचान करना, यानी अपराध स्थल से जैविक नमूनों जैसे रक्त, बाल, वीर्य, त्वचा की कोशिकाएं, दांत इत्यादि जो है उसका मिलान डीएनए से करके असली अपराध को पकड़ना। नेक्स्ट है निर्दोषों को दोष मुक्त करना। यदि संदिग्ध का डीएनए अपराध स्थल पर नमूने से नहीं मेल खाता तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है। अज्ञात शवों की पहचान करना। अपराधों अभी आपदाओं या हादसों में जैसे अभी हुआ था अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, एयर इंडिया विमान जो हादसा हुआ उसमें भी जांच की गई थी शवों का, क्योंकि शव काफ़ी ख़राब हालत में थे और कई तो इतने जल चुके थे, राख हो चुके थे कि उनकी डीएनए टेस्टिंग भी संभव नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में परिवार सदस्यों को उनकी जानकारी स्थापित करना। पितृत्व संबंधी विवादों को सुलझाना, जिसमें बच्चे के डीएनए की तुलना संभावित पिता के डीएनए से करके पारिवारिक विवादों को वैज्ञानिक रूप से हल करना इत्यादि। तो इस प्रकार हमने इस वीडियोस में 70वीं बीपीएससी के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन यानी 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चन थे उनको हमने देख लिया है। अब जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो रेस्ट बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड continuous study is required for clearing the mains examination. Thank you very much. All the very best.